German Zeppelin Hindenburg, Queen of the Skies. नमस्कार दोस्तों, 3 मई 1937 शाम के करीब 8 बजे जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से हिंडनबर्ग हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। यह हवाई जहाज जा रहा है अटलांटिक ओशन के दूसरी ओर अमेरिका न्यू जर्सी में। इसमें बैठे हैं करीब 97 लोग, जिनमें से 36 पैसेंजर्स हैं और 61 क्रू मेंबर्स हैं। और जब हवाई जहाज शब्द का मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, मेरा मतलब इससे कोई एरोप्लेन नहीं है, बल्कि हवाई जहाज का मतलब यहाँ पर है एक एयरशिप। हिंडनबर्ग एक एयरशिप है और दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप है ये। लंबाई में 245 मीटर लंबा। इसका साइज कंपेयर कीजिए आज के बोइंग 747 विमान से और तब आपको दिखेगा कि एक्चुअली में ये कितना बड़ा है। टाइटैनिक जहाज, जो एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था, लंबाई में उससे ये सिर्फ 24 मीटर छोटा था। यही कारण है कि हिंडनबर्ग को क्वीन ऑफ द स्काईज करके बुलाया जाता था और इसे नाजी जर्मनी की शान माना जाता था। हिंडनबर्ग एयरशिप के अंदर का नजारा कमाल का था। आसमान में उड़ते हुए लोगों को ऐसी लग्जरी देखने को मिलती जो शायद आज के जमाने में भी ना मिले। लोगों के सोने के लिए अलग अलग कमरे थे। एक सेपरेट डाइनिंग रूम था जहां सब साथ में खाना खा सकते थे। एक सेपरेट लाउंज था जिसमें बड़ा सा ग्रैंड पियानो रखा गया था। इसके अलावा एक रीडिंग एंड राइटिंग का भी रूम हुआ करता था और एक टिकट का प्राइस उस जमाने के $700 के बराबर था, जो कि आज के जमाने के $7,000 से भी ज्यादा पड़ेगा। बेसिकली सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे इसमें ट्रैवल करना। 6 मई 1937 3 दिन के लंबे सफर के बाद हजारों मीलों दूर हिंडनबर्ग पहुंचता है अमेरिका में। इसे लैंड करना है न्यू जर्सी के लेक हर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पर। धीरे धीरे ये नीचे उतरना शुरू होता है। शाम के 7 बजे हैं। नीचे उतरते वक्त जमीन पर मौजूद लोग इसकी रस्सियां पकड़ते हैं। इसका लैंडिंग का अलग ही तरीका होता था। आसपास बहुत सारे लोग आए हुए हैं इसकी लैंडिंग देखने, क्योंकि ये बड़ा ही ऐतिहासिक जहाज है, तो कुछ कैमरामैन भी वहां मौजूद हैं। उस दिन हिंडनबर्ग की ये लैंडिंग कैमरे में भी फिल्म करी जा रही है। मौसम इस समय थोड़ा खराब दिख रहा है, बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। जहाज के कैप्टन एक शार्प टर्न लेते हैं जहाज को हवाओं के साथ अलाइन करने के लिए। ग्राउंड पर मौजूद क्रू रस्सियों को सिक्योर करने भागता है। लैंडिंग होने ही वाली होती है कि अचानक से एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है। पलक झपकते ही ये पूरी एयरशिप आग के लपटों में घिर चुकी है। 34 सेकंड में, सिर्फ 34 सेकंड्स में ये जहाज क्रैश करता है और आग में पूरा खत्म हो जाता है। The actual crash of the Hindenburg, an airship destroyed in less than half a minute, seared and scorched skeleton of what was once a mighty airship. हिंडनबर्ग डिजास्टर दुनिया हिला देता है। आखिर क्या कारण था इस हादसे के पीछे? एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 मेन थ्योरीज सामने आती हैं। पहली थ्योरी थी कि इस एयरशिप को सैबोटाज का शिकार बनाया गया। नाजी जर्मनी की शान को मिटाने के लिए ये एक खतरनाक प्लान का हिस्सा था। कुछ लोगों का मानना था कि कोई एंटी नाजी एक्टिविस्ट या किसी दूसरे देश ने हिंडनबर्ग जहाज में कोई बम छुपा रखा था, तभी अचानक से इतना बड़ा धमाका हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि एडोल्फ हिटलर ने ही इस हिंडनबर्ग एयरशिप को बम से उड़ाया। हिटलर के लोगों ने ही यहाँ पर एक बम प्लांट किया अपने ही देश के जहाज को उड़ाने का। क्या कारण इसके पीछे? असल में बात क्या थी कि इन एयरशिप्स को बनाने वाली कंपनी के मालिक थे एक आदमी ह्यूगो एक्नर नाम से, और ये ऐसे गिने चुने लोगों में से थे जो हिटलर के समय में ओपनली हिटलर के और नाजी लोगों के अगेंस्ट बोलते थे। पब्लिकली हिटलर के खिलाफ आवाज उठाना कोई आसान बात नहीं थी उस समय में। यही रीजन है कि 1933 में जब नाजी पार्टी पावर में आई तो ह्यूगो एक्नर को अरेस्ट करने की भी कोशिश करी गई थी हिटलर के द्वारा, लेकिन उस समय पर इनके अरेस्ट को ब्लॉक कर दिया गया था जर्मनी के प्रेसिडेंट पॉल फॉन हिंडनबर्ग के द्वारा। सही सुना आपने, उस वक्त के जो जर्मनी के प्रेसिडेंट थे उनका नाम हिंडनबर्ग था। इसलिए आप गेस कर ही सकते हो ये नाम कहां से आया इस एयरशिप का। 3 साल बाद साल 1936 में जब दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप बन के तैयार हुआ, हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स ने रिक्वेस्ट करी एक्नर से कि इस एयरशिप का नाम हिटलर के नाम पर रख दो। तो ह्यूगो एक्नर ने अभी भी घुटने नहीं टेके। उन्होंने इस हवाई जहाज का नाम हिंडनबर्ग के नाम पर रख दिया। तो कुछ लोगों का मानना था कि हिटलर ने इस एयरशिप को बम से उड़वा दिया जलन की वजह से और एक्नर की रेपुटेशन खत्म करने के लिए।
इससे पहले भी दोस्तों जब हिंडनबर्ग एयरशिप अपने पहले सफर पर निकली थी, हिटलर की सरकार ने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी अपना नाजी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। इस जहाज के कई फोटोज में आप देखोगे कि इस एयरशिप के पीछे नाजी पार्टी के झंडे लगे हैं। कहा जाता है कि ह्यूगो एक्नर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब नाजी पार्टी ने कंट्रोल लिया इन एयरशिप्स का तो उन्होंने अपने बंदों को बिठाया वहां पर, और उनके चाटुकार लोग इतने क्वालिफाइड नहीं थे। अक्सर वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर कर देते थे। इसलिए जब पहली उड़ान भरी थी इस हिंडनबर्ग एयरशिप ने, ये क्रैश होते होते बची थी। इस शिप को बहुत डैमेज पहुंचा था। इसके बाद एक बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री और एक्नर के बीच में। लेकिन अब हम दूसरी थ्योरी पर आए तो दूसरी थ्योरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तरफ इशारा करती है, जो एयरशिप के एटमॉस्फेयर से गुजरने से जनरेट हुई। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। कहा गया कि हिंडनबर्ग के मेटल फ्रेम पर स्टैटिक चार्ज का बिल्डअप हो गया था, एक स्पार्क हुआ और इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस अचानक से इग्नाइट हो गई। यहां पर कहा जाता है कि एक शार्प टर्न लिया था पायलट ने, जिसकी वजह से ये चीज हुई। फिर आती है तीसरी थ्योरी जो एक लाइटनिंग स्ट्राइक पर फोकस करती है। मैंने बताया था उस दिन मौसम खराब था। कहा जाता है कि बिजली कड़की होगी जिससे हाइड्रोजन पर आग लग गई। एक्चुअली कौन सी थ्योरी यहां पर सबसे फिट बैठती है, ये समझने से पहले हमें थोड़ा इतिहास समझना होगा एयरशिप्स का। आज के दिन हवा में उड़ान भरना एरोप्लेन्स के जरिए बड़ी कॉमन चीज बन चुकी है, लेकिन अगर हम 500 साल पीछे जाएं तो लोग बस सपने ही देख सकते थे हवा में उड़ने के। 1500s की बात है, लोग चिड़ियों को आसमान में उड़ते हुए देखते थे और बड़ा जेलस फील करते थे। लोगों को लगता था कि अगर हम भी किसी तरीके से पंख लगा ले अपने हाथों पे तो हम भी उड़ जाएंगे, और बहुत से लोगों ने यही करने की कोशिश करी। साल 1507 में जॉन डामियन नाम के आदमी ने अपने हाथों को मुर्गी के पंखों से कवर कर लिया और स्कॉटलैंड में एक कैसल की छत से छलांग लगा ली। अपने हाथों को ऐसे फड़फड़ाने लगे जैसे चिड़िया उड़ती है, इस उम्मीद में कि वो भी उड़ने लगेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नीचे धम से जाकर गिरे। अपनी हड्डियां तोड़ दी उन्होंने, और जब बाद में उनसे पूछा गया तो वो ब्लेम करते हैं कि अगर मैं मुर्गी की जगह एक ईगल के पंखों का इस्तेमाल करता तो शायद मैं उड़ सकता। वो इकलौते नहीं थे दोस्तों, इतिहास में ऐसे बहुत से लोगों ने कोशिश करी टावर से, कभी किसी ऊंची दीवार से छलांग लगाने की, कभी पंख अपने ऊपर लगाकर, कभी पतंगों का इस्तेमाल करके, तो कभी बैलून्स का इस्तेमाल करके। इवेंचुअली लोगों ने रियलाइज किया कि अगर हमें आसमान में उड़ना है तो दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला कि हम अपने आप को हवा से हल्का बना लें जैसे बैलून के जरिए, या फिर दूसरा कि हम इतनी पावर जनरेट करें कि हम आसमान में टेक ऑफ कर सकें। इस दूसरे तरीके में हमें हवा से हल्के होने की जरूरत नहीं है। आज के दिन जितने सारे एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स आप हवा में उड़ते हुए देखते हो, वो इस दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इतनी पावर जनरेट करते हैं कि वो हवा में ऊपर उड़ पाए। लेकिन एयरशिप्स की जो कहानी है दोस्तों, ये पहले तरीके की है, हवा में उड़ना अपने आप को और हल्का बनाकर। साल 1770s की बात है, फ्रांस में दो भाई थे, जोसेफ मिशेल और जैक्स एटिन मोंटगोल्फियर नाम से। बड़े ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव भाई थे। एक दिन ये अपने घर में देखते हैं कि आग के ऊपर कोई कपड़े सुखा रहा है। जोसेफ ऑब्जर्व करते हैं कि आग की वजह से जो हीट निकल रही है उससे कपड़े ऊपर की तरफ उड़ने लग जाते हैं। इससे इन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना यही चीज बड़े स्केल पर करी जाए। शुरुआत में एक ये छोटा सा बक्सा बनाते हैं, पतली लकड़ी से बना हुआ, जिसको चारों तरफ एक लाइट वेट कपड़े से कवर कर दिया जाता है। इस बक्से के अंदर ये थोड़ा सा पेपर क्रम्पल करके उस पर आग लगा देते हैं। ये देखते हैं कि कैसे आग की वजह से पूरा का पूरा बक्सा ही हवा में उड़ रहा है। फिर इमीडिएटली अपने भाई के साथ लग जाते हैं इसी चीज का एक बड़ा मॉडल बनाने में। 14 दिसंबर 1782 में पहली टेस्ट फ्लाइट करी जाती है एक बड़े मॉडल के साथ। ये वूल और हे पर आग लगाते हैं। जो लिफ्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि अपने बक्से का कंट्रोल लूज कर जाते हैं और वो 2 किलोमीटर दूर जाकर कहीं उड़ता रहता है। अगले साल 1783 में ये एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं फ्रांस के राजा किंग लुई के सामने, उनके महल वर्साई में। इस डेमोन्स्ट्रेशन में ये एक बतख और एक मुर्गे को इसमें डाल देते हैं दिखाने के लिए कि देखो ये जानवर उड़ रहे हैं इसमें। जब राजा इस चीज को होते हुए देखते हैं तो कहते हैं तो बड़ा अच्छा है, तो परमिशन मिल जाती है इन्हें कि इंसानों को भी इसमें बैठने का मौका दिया जाए। और कुछ इस तरीके से दोस्तों इन्वेंशन होता है हॉट एयर बैलून का। जैक्स पहले आदमी बनते हैं आसमान में उड़ने वाले एक बैलून के जरिए। आगे चले अपनी कहानी में साल 1850s में जर्मनी के एक छोटे से शहर में। यहाँ एक यंग लड़का रहता था, फर्डिनांड आडोल्फ हाइनरिश ऑगस्ट ग्राफ फॉन जेपलिन नाम से। बड़ा ही लंबा नाम है, ये पूरा इसका नाम था। देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। वाह! ये लड़का अमेरिका में जाता है और अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान देखता है कि कैसे यूनियंस की जो आर्मी है वो बैलून्स का इस्तेमाल कर रही है आर्मी में।
इसकी बैलून्स में दिलचस्पी बढ़ती है जैसे जैसे आर्मी में ये ऊपर भी उठता रहता है रैंक में, और साल 1874 में ये लड़का अपनी डायरी में एयरशिप के आइडिया को पहली बार लिखता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते बैलून्स काफी एडवांस्ड हो चुके थे। बैलून्स पर भी इंजन्स लगाए जा रहे थे ताकि बैलून्स को किसी डायरेक्शन में ले जाया जा सके। कुछ बैलून स्टीम इंजन का इस्तेमाल करते थे, कुछ इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन का इस्तेमाल करते थे। साल 1891 में जेपलिन 52 इयर्स की एज पर रिजाइन कर जाता है आर्मी से और अपना पूरा ध्यान एयरशिप्स को डेवलप करने में लगाता है। यहाँ आइडिया था कि बैलून में तो एक ही गैस बैग होता है, मल्टीपल गैस बैग्स को अगर हम इस्तेमाल करें और अगर हम किसी तरीके से पूरे स्ट्रक्चर को और रिजिड बना दें तो एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया तरीके का हवाई जहाज बनाया जा सकता है। इंजीनियर्स की एक टीम के साथ जेपलिन काम करते हैं अपने आइडिया को रिफाइन करने में। एक एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क बनाया जाता है। 1898 में जाकर कुछ इन्वेस्टमेंट इन्हें मिलती है और जिसकी मदद से अपनी पहली एयरशिप ये डेवलप करते हैं। इसका नाम ये रखते हैं LZ-1। और यही कारण है दोस्तों कि आज के दिन तक एयरशिप्स को हम जेपलिन्स करके भी पुकारते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने इन्हें इन्वेंट किया था उसका खुद का नाम ही जेपलिन है। आगे की कहानी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और अड़चने आती हैं। जेपलिन्स हाइड्रोजन पावर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अमेरिका में हीलियम का इस्तेमाल किया जाता था। दोनों गैसेस में फर्क बहुत बड़ा है। हाइड्रोजन गैस पर आग बड़ी आसानी से लग जाती है, लेकिन हीलियम एक इनर्ट गैस है, उस पर आग नहीं लगती। कॉन्सेप्ट सेम है, ये दोनों गैसेस हवा से हल्की हैं जिसकी मदद से एयरशिप हवा में उड़ती है। 2 जुलाई 1900 को LZ-1 अपनी पहली उड़ान सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। 20 मिनट तक ये हवा में रहता है, लेकिन कुछ डैमेज हो जाता है लैंडिंग पर। जेपलिन इसे रिपेयर करने का काम शुरू करते हैं, लेकिन पैसे की कमी होती है। मुश्किल से ये अपनी बीवी से कुछ चीजें मॉर्गेज रखवा कर और पैसे गैदर करते हैं और LZ-2 बनता है 1905 में। लेकिन उड़ान भरने से पहले ही यहाँ पर एक कंट्रोल पार्ट टूट जाता है और ये कभी टेक ऑफ नहीं करता। एक और साल लग जाता है इन्हें रिपेयर करने में। 1906 में दोबारा से टेस्टिंग करते हैं, लेकिन एक और बड़ा फ्लॉप। बड़ी तेज हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से कंट्रोल लूज हो गई। बचे कुछ पार्ट से ये LZ-3 बनाते हैं। मिलिट्री को दिखाना चाहते थे कि इन्होंने क्या बनाया है यहाँ पर, लेकिन मिलिट्री कहती है कि ये 24 घंटे तक ड्यूरेबल रह सके, पहले से ये ड्यूरेबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, लेकिन ये फेल हो जाता है। इस टेस्ट को पास करने के लिए ये LZ-4 बनाते हैं, लेकिन एक रात बड़ी तेज तूफान आता है और ये LZ-4 इनका तूफान में पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। In high winds, the Zeppelin breaks free from its moorings, and suddenly, the entire airship explodes. ये कहानी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस रियल लाइफ कोट का, ट्राई टिल यू सक्सीड। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे इसी समय के अराउंड साल 1903 में फेमस राइट ब्रदर्स अपनी पहली सक्सेसफुल उड़ान भी कंप्लीट करते हैं एक एरोप्लेन में। इनकी कहानी अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक। इतनी सारी कोशिशों के बाद जेपलिन को पब्लिसिटी मिलने लगी। लोगों ने देखना शुरू किया कि यहाँ पर ये बंदा कितनी बारी ट्राई किए जा रहा है ये एयरशिप्स बनाने की। थोड़े और पैसे मिल पाते हैं इन्हें, ये अपनी एक कंपनी बनाते हैं। LZ-3 में दोबारा से इंप्रूवमेंट्स करते हैं और 1908 में जाकर कुछ टेस्ट फ्लाइट्स करी जाती हैं। खराब वेदर था, लेकिन ये टेस्ट फ्लाइट्स सक्सेसफुल होती हैं। LZ-3 को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाता है सरकार के द्वारा और जेपलिन की बहुत तारीफ करी जाती है यहाँ पर। अगले कुछ सालों में जेपलिन्स काफी इंप्रूवमेंट करते हैं, लेकिन इनका देहांत हो जाता है साल 1917 में। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है 1918 में और ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन करी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग अब जर्मनी को कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट रखना अलाउड नहीं है। अभी तक इन एयरशिप्स का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री के लिए किया जा रहा था। यहाँ हमारी कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर ह्यूगो एक्नर की। जेपलिन के देहांत के बाद ये कंपनी को टेक ओवर करते हैं और ये पहले होते हैं रियलाइज करने वाले कि सिर्फ मिलिट्री या वॉर के समय में नहीं, हम जेपलिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए भी। इसी के चलते साल 1924 में LZ-126 अपनी पहली उड़ान भरता है। इसको उड़ाने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद ह्यूगो एक्नर है। 8000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय किया जाता है 80 घंटों में। अमेरिका में जब ये एयरशिप लैंड करती है तो लोग इसका तालियों से स्वागत करते हैं। इसे एक एंजल ऑफ पीस बुलाते हैं। एक ऐसी मशीन जिसका इस्तेमाल अभी तक सिर्फ लड़ाई करने के लिए किया गया था, अब इसे जनता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। एक्नर इसका अगला मॉडल डेवलप करते हैं LZ-127 साल 1928 में, लेकिन इनकी कहानी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। साल 1933 में जैसा मैंने बताया नाज़ी पार्टी पावर में आती है और एक्नर ऐसे लोगों में से थे जो ओपनली हिटलर के खिलाफ बोलते थे। अब इस हिंडनबर्ग डिजास्टर के बाद के समय पर वापस आए तो कई दशकों की इन्वेस्टिगेशन के बाद
पता चलता है कि यहाँ पर हिटलर और नाजी पार्टी का कोई रोल नहीं है। सबसे बड़ा कारण इस एक्सीडेंट के पीछे द मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी बताई जाती है हाइड्रोजन की लीकेज होना और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से धमाका होना। अनफॉर्चुनेटली ये डिजास्टर सारी एयरशिप्स की रेपुटेशन गिरा देता है। लोगों को रियलाइज होता है कि हाइड्रोजन पर आग लगना कितना आसान है। इनमें ट्रैवल करना काफी खतरनाक चीज है। हालांकि उस समय हीलियम गैस भी इस्तेमाल करी जा रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हीलियम गैस की सप्लाई अमेरिका के पास ही थी मेजरली, और अमेरिका ने एक पाबंदी लगा दी थी हीलियम गैस के एक्सपोर्ट पर। 1940s तक आते आते एक तरफ तो एयरशिप्स की रेपुटेशन गिरती जा रही थी, लोगों को डर लग रहा था इनमें ट्रैवल करने में। दूसरी तरफ क्या होता है कि एयरप्लेन्स इंप्रूव होने शुरू होते हैं। पैसेंजर एयरप्लेन्स की स्पीड, रिलायबिलिटी और ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ी तेजी से इंप्रूव होती है। एरोप्लेन्स के कंपैरिजन में एयरशिप्स की जो स्पीड थी वो बहुत धीरे थी, अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर, और एरोप्लेन्स वहां 700, 800, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं। हीलियम गैस मिलने में भी दिक्कत हो रही थी और खराब वेदर में ज्यादा वल्नरेबल भी होती थी एयरशिप्स। यही कारण है दोस्तों कि हमारी जनरेशन के लोगों ने ना तो इन एयरशिप्स में कभी ट्रैवल किया, ना ही इन्हें कभी देखा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इनमें ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता था। एक लो ऑल्टीट्यूड पे धीरे धीरे उड़ना, वो भी इतनी बड़ी बड़ी विंडोज के साथ, क्या बढ़िया नजारा दिखता होगा। अच्छी खबर यह है कि आने वाले सालों में ये एयरशिप्स दोबारा से रिवाइव हो सकती हैं। साल 2017 में एक यूके की कंपनी है हाइब्रिड एयर व्हीकल्स, इन्होंने अपनी एक बड़ी सी एयरशिप की टेस्ट फ्लाइट करी, एयरलैंडर 10। इसे दुनिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। आज के दिन हीलियम गैस मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होती, तो ये ज्यादा सेफ है। प्लस क्लाइमेट चेंज की वजह से कार्बन एमिशंस की चिंता बढ़ रही है, तो एयरशिप्स एरोप्लेन्स के कंपैरिजन में 10 गुना कम कार्बन एमिशंस रिलीज करती हैं। फ्यूल कॉस्ट भी कम होती है और ऑलमोस्ट साइलेंटली ये उड़ती रहती हैं बिना ज्यादा नॉइस के। तो एस्टिमेट किया जाता है इस कंपनी के द्वारा कि 2030 के बाद ये कमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू करेंगे अपनी एयरशिप में। कैसी होंगी ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सुपरसोनिक प्लेन्स वाला वीडियो भी देख सकते हो। वो एक और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक समय पर हुआ करती थी लेकिन अब गायब हो चुकी है। यहां क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।